नमस्कार साथियों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में सामान्य जानकारी और परिभाषाओं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि विश्व में उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है और भारत में यही उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को। उसकी जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है। तो विश्व में उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व में, और भारत में उपभोक्ता दिवस वही 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसको 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की सहमति के साथ लागू किया गया था। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया, तो उसका आंसर होगा 9 अगस्त 2019। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय के नाम अपने को याद होने चाहिए और 107 धाराएं सम्मिलित की गई हैं। तो 107 धाराओं में हमें जो मुख्य मुख्य है उसको ध्यान रखना है, बाकी किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं वो याद रखना है। ठीक है। इस जो अधिनियम है इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? एक तो उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना और तथा जो उपभोक्ता के विवाद है उनका त्वरित निपटारा करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या ना, इसके अलग अलग विभाग है, मंत्रालय है कि कौन इसके विवादों को देखेगा, कौन इससे नियम संबंधित देखेगा। तो उसके लिए जो केंद्र सरकार में है वो और राज्य सरकार में दोनों में सेम मंत्रालय देखता है। जैसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार, ये केंद्रीय विभाग सरकार में देखता है। राज्य सरकार में यही हो जाएगा, उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्य सरकार। ठीक है। और विभाग दोनों में एक ही रहेगा, उपभोक्ता मामलात विभाग। जैसे केंद्र में जो मंत्रालय है वो देखेगा, उसी प्रकार राज्य में भी एक मंत्रालय होगा वही, और वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उपभोक्ता के संबंधित मामलों को देखेगा। अब इसके जो अध्याय हैं, 7 अध्याय, उनका परिचय है, उनका नाम क्या है इसको याद रखना है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, अध्याय 6 से रिलेटेड आया था कि उत्पाद दायित्व जो है वो किस अध्याय में है। तो उत्पाद दायित्व अध्याय 6 का था। तो इस प्रकार हमें 7 अध्याय का नाम याद होना चाहिए और किस अध्याय में कितनी धारा है ये याद होना चाहिए। अध्याय 1 में प्रारंभिक है इसका नाम, और इसमें धाराएं 1 और 2 है। ठीक है। और इसका जो ये धारा 2 है ये सबसे बड़ी धारा है, इसी को ही हमें ज़्यादा पढ़ना है। अध्याय 2 में उपभोक्ता संरक्षण परिषद, धारा 3 से 9। उपभोक्ता संरक्षण परिषद केंद्र सरकार, राज्य और जिला 3 प्रकार से होगी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अध्याय 3 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जो इन सभी परिषदों के ऊपर या जो इनका एक केंद्रीय बॉडी होगी वो केंद्र में होगी, उसको केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बोलते हैं। उसमें धारा 10 से 27 है। धारा 4 में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अगर जैसे भी जहाँ कोई उपभोक्ता विवाद प्रस्तुत करना चाहे वो कहाँ कहाँ करेगा, उसकी सीमाएं क्या है, किस आधार पे वो जिले में कर सकता है विवाद को, या राज्य में या केंद्र सरकार में। तो वो प्रतितोष आयोग जो है वो उसका गठन है वो धारा 28 से 73 तक अध्याय 4 के द्वारा किया जाएगा, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अध्याय 5 मध्यस्थता, जैसे कोई मीडिएटर हो किसी दो विवादों के बीच में, तो उनकी सुलह, मध्यस्थता, उनके क्या क्या अगर कोई मध्यस्थता करता है तो उनके क्या क्या नियम रहेंगे, वो अध्याय 5 में दिया गया है, धारा 74 से 81 तक। अध्याय 7 उत्पाद दायित्व, धारा 82 से 87 तक। इसमें आगे PYQ लिखा हुआ है, ये लास्ट ईयर JNU LLB एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। अब अध्याय 7 है अपराध शास्तियाँ, अगर कोई अपराध हो जाता है, किसी के द्वारा कोई कमी क्षति पाई जाती है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी रहेगी, उसका अध्याय 7 में दिया गया है। और अध्याय 8 में अगर कोई भी मिसलेनियस वगैरह है, प्रकीर्ण है, विविध प्रकार से कोई रूल वगैरह रेगुलेशन जो छूट गए हैं वो अध्याय 8 में सम्मिलित किए जाएंगे। अब हमें मुख्यतः पढ़ना क्या है, धारा 2। धारा 2 में टोटल 47 परिभाषाएं हैं, उसमें से मुख्य मुख्य ये हैं। इस परिभाषाओं को पढ़ना है कि कौन सी धारा में कौन सा दिया गया है। अब इसके बारे में जैसे विज्ञापन धारा 2 की उपधारा 1 में विज्ञापन की परिभाषा दी गई है। अब ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो परिभाषा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कन्फ्यूज हो जाएंगे। विज्ञापन सामान्य जो अपना सचेतन मन है इसके आधार पे हमें स्वविवेक से देखना है कि विज्ञापन की परिभाषा क्या हो सकती है, वही किताबों में लिखी है, तो उसी आधार पे आप आराम से कर सकते हैं विज्ञापन की परिभाषा क्या होगी। ठीक है। तो धारा 2(1) में विज्ञापन की परिभाषा दी गई है। एक केंद्रीय प्राधिकरण जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी, ठीक है,
उसका धारा 2(4) में। अब केंद्रीय प्राधिकरण क्या है, इसका आगे स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो धारा 2 में की उपधारा 4 में केंद्रीय प्राधिकरण की परिभाषा दी गई है। परिवादी धारा 2 की उपधारा 5 में परिवादी की परिभाषा दे रखी है। परिवादी कौन होगा, जो कंप्लेन करता है कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, धोखा हुआ, वो परिवादी कहलाएगा। परिवाद क्या है, धारा 2 की उपधारा 6 में परिवाद की परिभाषा है। कोई भी परिवादी, कोई जैसे कंप्लेन कोई कर रहा है, वो किस विषय की कंप्लेन है, वो कंप्लेन होगी, वो होगी परिवाद। ठीक है, एक होगा परिवाद, जो कंप्लेन कर रहा है उसको परिवादी बोलेंगे, और जो कंप्लेन कर रहा है, जो कंप्लेन होगी उसको परिवाद बोला जाएगा। उपभोक्ता जो किसी चीज़ का उपभोग कर रहा है, उसको धारा 2 की उपधारा 7 में इसकी परिभाषा है। उपभोक्ता का कोई विवाद है, उसकी धारा 2 की उपधारा 8 में उसकी परिभाषा है। त्रुटि धारा 2 की उपधारा 10 और कमी धारा 2 की उपधारा 11 में। त्रुटि डिफेक्ट होता है, कमी डिफिशियंसी होती है। इन दोनों में ये सामान्यतः अंतर पाया जाता है। सीधे विक्रय, कोई अगर उत्पादक है वो डायरेक्ट सेल कर रहा है, तो उसकी परिभाषा धारा 2 की उपधारा 13 में दी गई है। ई कॉमर्स वर्तमान समय में 2019 में यह सबसे बड़ी विशेषता है कि 1986 में इससे संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं थे। ई कॉमर्स से संबंधित 2019 की सबसे बड़ी विशेषता ई कॉमर्स को इसके दायरे में लाया गया है। तो ई कॉमर्स से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं वो धारा 2 की उपधारा 16 में दी गई है। माल, कोई भी अगर गुड्स होगा उसकी धारा 2 की उपधारा 21 में माल की परिभाषा दी गई है। क्षति धारा 2 की उपधारा 23। विनिर्माता, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी चीज़ की, तो जो मैन्युफैक्चरर होगा उसकी धारा 2 की उपधारा 24 में उसके द्वारा दिया गया। कोई भी व्यक्ति है, धारा 2 की उपधारा 31 में। उत्पाद, उत्पाद का धारा 2 की उपधारा 33 में। यहाँ आपको गुड्स और उत्पाद में आपको सामान्य से लग रहा होगा यार गुड्स भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, तो ये चीज़ें सेम लगती है, लेकिन गुड्स क्या एक छोटा रूप है, उत्पाद क्या है उसका बड़ा रूप है। गुड्स में क्या है ना, कोई भी जैसे क्या देखेंगे, कोई भी भौतिक वस्तु है वो गुड्स में आएगी जिसका सामान्य लोग उपयोग करते हैं। लेकिन उत्पाद क्या है ना, उत्पाद में गुड्स भी शामिल हैं और सर्विसेज भी शामिल है, जैसे कोई चिकित्सालय की सेवा हो गई, कोई अलग शिक्षा की सेवाएं होगी, वो उत्पाद में शामिल है। तो उत्पाद एक विस्तृत रूप है। गुड्स उत्पाद के अंदर ही एक प्रकार का भौतिक वस्तु है जिसका उपयोग किया जाता है। उत्पाद विक्रेता, जो उत्पाद को बेचता है वो उत्पाद विक्रेता, धारा 2 की उपधारा 36 में। विनियामक धारा 2 की उपधारा 40 में इसका नाम मिलता है। विनियामक मतलब क्या होगा, आपका रेगुलेटरी, कोई भी जैसे नियम वगैरह बनाना संस्था वगैरह होगी वो विनियामक में होगी, और धारा 2 की उपधारा 40 में। नकली माल, नकली माल धारा 2 के उपधारा 43 में है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि नकली माल किस धारा से संबंधित है, तो धारा 2 की उपधारा 43 में। केंद्रीय आयोग धारा 2 की उपधारा 29 में। राज्य आयोग धारा 2 की उपधारा 44 में। केंद्रीय आयोग और राज्य आयोग वो होंगे जहाँ उपभोक्ता अपना जो विवाद है, जो परिवाद है वो दाखिल कर सकता है। तो हर किसी की है, जैसे राज्य आयोग की है तो 1 से 10 करोड़ के बीच में अगर कोई उसके साथ धोखा होता है तो वो राज्य आयोग में अपील कर सकता है। 10 करोड़ से ऊपर है तो केंद्रीय आयोग में अपील कर सकता है। अनुचित व्यापारिक व्यवहार जो है वो धारा 2 की उपधारा 47 में इसकी परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 9 में उपभोक्ता के अधिकार है। जो उपधारा 9 में क्या है ना, किसी भी उपभोक्ता के 6 अधिकार हैं। उन 6 अधिकारों को याद होना चाहिए कि किस प्रकार से उसके क्या अधिकारों के तहत वो उसमें आयोग में अपील कर सकता है। तो पहला तो उसका सुरक्षा का अधिकार है, राइट टू सेफ्टी। किसी भी चीज़ को अगर खरीदता है तो उससे संबंधित उसको सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है। दूसरा है प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर वस्तु या सेवा प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड। तीसरा है सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। चौथा है सुनवाई का अधिकार, राइट टू रिड्रेसल। पांचवा है क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट टू चॉइस। और छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आप इसको सीक्वेंस से याद करेंगे और इंग्लिश में याद करेंगे तो थोड़ा सिंपल है याद करने के लिए, बाकी आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं। आपको इसको याद कीजिए, जिससे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है या उपभोक्ता का अधिकार है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 4 में से। एक ये है जो कॉमन है कि वर्तमान में पर्यावरण को लेके बहुत सारी जागरूकता चल रही है कि पर्यावरण से ये पर्यावरण से वो, तो आदमी उसको लेके हो सकता है कि स्वस्थ जीवन जीने का जो अधिकार है, ठीक है, तो उसमें क्या है ना, पर्यावरण का जो अधिकार है ये इसमें उपभोक्ता अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें ये होगा कि भारत में स्वस्थ पर्यावरण से संबंधित जो भी अधिकार है वो उपभोक्ता का अधिकार नहीं है।
अब आएंगे कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। दो चीज़ें होती हैं, आप ध्यान रखेंगे, एक होगा संरक्षण परिषद, एक होगा आयोग और एक होगा प्राधिकरण। यहाँ तीन चीज़ें चलती है। संरक्षण परिषद और प्राधिकरण दो सिमिलर चीज़ें लगती है, लेकिन संरक्षण परिषद क्या है, एक सलाह देने वाला निकाय है। ठीक है, वो क्या करेगा, किसी भी चीज़ का संरक्षण करेगा और संवर्धन करेगा, किसी भी चीज़ को सलाह दे सकता है ये चीज़ कर सकता है। लेकिन अगर उसका प्रवर्तन करना है, उसका प्रोटेक्शन करना है, तो वो कौन करेगा, वो करेगा प्राधिकरण। प्राधिकरण ही है जो नियम बना सकता है, जो भी कर सकता है वो प्राधिकरण करेगा, वो सिर्फ केंद्र में है प्राधिकरण। बाकी संरक्षण परिषद जिले में भी होगी, राज्य में भी होगी और केंद्र में भी होगी, तीनों स्तर पे होगी और तीनों में उसके सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो सारी चीज़ें होगी। तो वो क्या करेंगे ना, कोई भी मामला होगा उससे रिलेटेड है, वो सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, धारा 2 से 9 के आधार पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर एक संरक्षण परिषद का गठन किया जाएगा। अब धारा 3 के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से स्थापना की जाएगी। तीनों में यही है कि केंद्र में केंद्र सरकार के द्वारा शासकीय राजपत्र में किया जाएगा, राज्य और जिले में है वो राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र। शासकीय राजपत्र कॉमन है, याद रखेंगे, केंद्र का केंद्र करती है, राज्य और जिले की राज्य करती है। इसका जो मंत्री होगा केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले का जो मंत्री होगा वही इसका प्रभारी अध्यक्ष होगा। तो वो केंद्र सरकार का जो मंत्री हो केंद्र सरकार में अध्यक्ष होगा, राज्य सरकार का हो राज्य सरकार का जो संरक्षण परिषद होगा उसका होगा। जिले में कौन होगा, जिले में सबसे बड़ा कलेक्टर है, तो वो कलेक्टर उसका अध्यक्ष होगा। इसके 36 अन्य सदस्य होंगे संरक्षण परिषद में, 36 मेंबर होंगे। ठीक है, इस परिषद का कार्यकाल 3 साल का होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें जो कार्यकाल है इसका वो 3 साल का होगा। ठीक, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद ये बता दिया, शासकीय राजपत्र से सूचना जारी होगा, मंत्री जो है वो इसका अध्यक्ष होगा। इसमें सदस्य शासकीय और गैर शासकीय सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और 1 वर्ष में इसकी 2 बैठकों का किया जाना आवश्यक है, कि 2 बैठक किया जाना इसमें जरूरी है। यही जिले में भी है, राजपत्र जो है वो राज्य सरकार द्वारा होगा, जिला कलेक्टर इसका अध्यक्ष होगा, और सेम है शासकीय और गैर शासकीय सदस्य जितने भी इसमें विहित किए जाएं वो हो सकते हैं। और इसकी भी राज्य सरकार के द्वारा 2 वर्ष में कम से कम 2 बैठकों का आयोजन किया जाना जरूरी है। अब आएंगे, अगर उपभोक्ता कहीं अपना वाद लेके जाना चाहता है, तो जो उपभोक्ता आयोग जिसको हम बोलते हैं उसका सही नाम होता है उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। ठीक है, CDRC बोलते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये तीनों स्तरों पे होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, स्टेट में होगा और सेंट्रल में होगा। ठीक है, तो आप सबकी अलग अलग है। तो धारा 53 में केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र जो कॉमन है संरक्षण परिषद में भी यही होगा और आयोग में भी होगा, इसकी स्थापना की जाएगी। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में होगा। इसकी जो संरचना है वो धारा 54 के अंतर्गत है। आपको इतना सारा ध्यान में नहीं रखना, ये चीज़ें बहुत बड़ी इतना नहीं है, लेकिन पढ़ाए तो एक बार पढ़ लेना। बाकी आपको क्या ना नॉर्मल परिभाषा में याद रखनी है कि कितने रुपए के ऊपर है हम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध में हम अपनी अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक अध्यक्ष होगा और न्यूनतम 4 सदस्य होंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में। ठीक है, इसकी जो आधिकारिकता है 10 करोड़ रुपये। अगर 10 करोड़ से अधिक है कोई मामला तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जा सकता है, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष की पदावधि 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु है, उन दोनों में से जो भी पहले होगा वो पदावधि रहेगी। और इसके जो भी सदस्य हैं वो 5 वर्ष या 68 वर्ष की आयु में जो पहले हो वो कर सकता है। अगर जैसे कोई वाद है तो अगर किसी वाद को आज की दिन में उसको घटित होता है, आज से 2 वर्ष के अंदर अंदर ही उस वाद को हम आयोग में ले जा सकते हैं, 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद में हम नहीं ले जा सकते। ये इसकी मुख्य बात है कि 2 वर्ष तक ही उसकी समय सीमा है, 2 वर्ष के अंदर अंदर ही हमें उसके लिए अपील करनी है। राज्य का राजपत्र राज्य सरकार द्वारा हो गया, मुख्यालय सामान्यतः उस राज्य की राजधानी में होगा और एक अध्यक्ष और न्यूनतम 4 सदस्य होंगे जो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है। ठीक है, आयोग की अधिकारिता है जो 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जो भी मूल्यांकन के मामले वो राज्य उपभोक्ता आयोग जो प्रतितोष आयोग है वो देख सकता है। ठीक है, राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य के लिए योग्यता क्या है, 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और राज्य में ये है कि इसमें कम से कम 1 सदस्य या अध्यक्ष महिला होनी चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष के लिए आप देखेंगे कि जिला में राज्य में और केंद्र में है तो वो लगभग वो होना चाहिए जो किसी न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, अध्यक्ष के लिए वो साथ में एक है कि वो किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, वो अध्यक्ष उसका हो सकता है।
जिला न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव। जैसे राज्य उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष कौन हो सकता है कि जो जिला न्यायालय में लगभग 10 साल तक जिसने एज ए जज का कार्य किया हो, वो राज्य उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। जैसे अगर किसी राज्य उपभोक्ता या जिला उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष बनाना है किसी को, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, वो निर्धारण करेगी तो उसका सदस्य कौन हो सकते हैं। जैसे जिले का तो जिला कलेक्टर होता ही है, लेकिन राज्य उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, जिले के सदस्य कौन होंगे, राज्य के सदस्य कौन होंगे, उसका एक समिति बनाई जाती है। उस समिति के द्वारा ही इनका बनाया जाता है कि सदस्य कौन होगा। राज्य और जिले में क्या है ना, अध्यक्ष जो होगा और सदस्य की पदावधि है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की है। आप देखेंगे यहाँ कम है, केंद्र में और ज़्यादा है। तो वो क्या है ना, यहाँ अगर वो अध्यक्ष वगैरह केंद्र में बनता है, सदस्य बनता है, तो वो बाद में इससे ऊपर केंद्र में भी जा सकता है। तो केंद्र में 5 वर्ष और 70 वर्ष है, सदस्य की 68 वर्ष है, तो यहाँ 4 वर्ष और 65 वर्ष है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जो आयोग है, डिस्ट्रिक्ट CDRC है, इसमें शासकीय राजपत्र राज्य सरकार के द्वारा होगा। इसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिसमें से एक महिला होना आवश्यक है। जिला उपभोक्ता आयोग, जिला उपभोक्ता मंच, जैसे ये नाम है तो अभी 2019 से इसका नाम हो गया जिला उपभोक्ता आयोग, और 1986 में था इसका जिला उपभोक्ता मंच नाम, तो नाम बदल के जिला उपभोक्ता आयोग किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग को 1 करोड़ तक के मूल्यांकन वाले मामलों में सुनवाई का अधिकारिता है। अब आप देखेंगे जिले में 1 करोड़ तक, राज्य में 1 से 10 करोड़ तक, और केंद्र में क्या है ना, केंद्र में है आपका 10 करोड़ से ऊपर के मामले सारे वो उसमें जा सकता है। ठीक है। अब जिले की जो आयोग है, इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्य में यही आयु 40 वर्ष है। ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है। अब आएंगे सुलह और मध्यस्थता की जो मुख्य बातें हैं कि क्या क्या इसमें सुलह होगा। ठीक है। ये सारे नियम हैं, अब हम जो पढ़ेंगे ये मुख्य बातें हैं इस पूरे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की। इसमें देखेंगे अगर 2 पार्टियों के अंदर बीच में सुलह होती है, तो सुलह होने पे क्या है ना, 5 दिनों के अंदर अंदर जिला परिषद को सूचना देनी होगी। और अगर सुलह असफल रहती है तो क्या होगा, द्वितीय पक्ष को जो CDRC है उसके द्वारा 21 दिनों के अंदर सूचना देनी होगी। ठीक है। तो ये आप देखेंगे सुलह की सूचना 5 दिन में, अगर सुलह असफल होती है तो 21 दिनों के अंदर अंदर CDRC द्वारा द्वितीय पक्ष को, जो सामने वाला पक्ष है, उसको सूचना देनी होगी। द्वितीय पक्ष को क्या करेगा, जब सूचना उसको नोटिस भेजा जाता है उस दिन से वो काउंट होगा, उस दिन से 30 दिनों के अंदर अंदर उसको जवाब देना होगा। और अगर वो जवाब नहीं दे पाता तो मैक्सिमम 15 दिन वो बढ़ाया जा सकता है। तो लगभग द्वितीय पक्ष को 45 दिन के अंदर अंदर वापस जवाब देना ही देना है। ठीक है। और अब इसमें कंडीशंस हैं कि मामला कब निपटारा किया जाए। तो अब अगर कोई विवाद लाया जाता है जहां किसी उत्पाद से संबंधित लैब टेस्टिंग की जाती है, उसके लिए अलग प्रावधान है। लैब टेस्टिंग नहीं है तो वहाँ, अगर जहाँ किसी भी उपभोक्ता मामले में लैब टेस्टिंग के लिए सैंपल नहीं भेजा जाता है, तो वहाँ क्या है ना, 3 महीने के अंदर अंदर उस केस को क्लोज करना होगा, ख़त्म करना होगा, उस पर निर्णय देना होगा। और जहाँ सैंपल को लैब में भेजा जाना होगा, वहाँ क्या है ना, उस लैब को 45 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। और अगर वो 45 दिन आएगी तो 45 दिन में रिपोर्ट वापस आने के अंदर अंदर उसका 5 महीने के अंदर अंदर उसको केस को बंद करना होगा। अब आप देख लो, कोई विवाद लाता है तो उसका 5 दिन मध्यस्थता को दिए जाते हैं, 5 दिन में नहीं है तो 21 दिन का नोटिस भेजा जाता है। 21 दिन के बाद जब उसको जवाब देना है तो उसको 1 से 1.5 महीने का समय दिया जाता है। तो 2 महीने तो यहीं हो गए। फिर उसको सैंपल भेजा जाएगा, तो सैंपल है, सैंपल का उसको 45 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है, तो ये 3 महीने हो गए। जब रिपोर्ट वापस आ जाएगी तब उसके बाद कोर्ट को सिर्फ 1.5 महीने से 2 महीने का समय मिलता है और उसको अपना फैसला देना है। तो इसके निपटारे के लिए 5 महीने के अंदर अंदर उस केस को क्लोज करना ही करना है जब लैब के लिए सैंपल भेजा जाता है। ठीक है। अब जैसे किसी जिला आयोग ने कोई निर्णय दे दिया, तो उसके खिलाफ में अगर संतुष्ट नहीं है कोई भी, अगर प्रतिवादी भी नहीं है और पक्षकार भी है जो वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या है ना, वो जिला न्यायालय से राज्य न्यायालय में अपील कर सकता है। वो 45 दिन का उसका समय है, 45 दिन के अंदर अंदर वो जिला से राज्य में अपील कर सकता है। ठीक है। और राज्य और केंद्र सरकार को क्या है ना, राज्य और केंद्र आयोग को उसके एक समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर अंदर ही उसके ऊपर फैसला देना है। ठीक है। तो जिला न्यायालय से राज्य में 45 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। राज्य का कोई फैसला आ गया
उसके विरोध अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो राज्य में केंद्र में अपील करने के लिए 30 दिन का समय है। जैसे राज्य आयोग के आदेश के 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय आयोग में अपील करनी होगी। राज्य और राष्ट्रीय आयोग को 3 महीने के अंदर फैसले, जो भी वाद है उसका फैसला देना होगा। और एक मुख्य बात इसमें है कि 20 लाख तक का अगर कोई मामला है तो आप में उसके वकील की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक। अब है उपभोक्ता संरक्षण परिषद और प्राधिकरण में क्या अंतर है। तो प्राधिकरण क्या है ना, एक नियामक निकाय है। नियामक निकाय का मतलब एक केंद्रीय बॉडी है, एक केंद्र में सेंट्रल बॉडी है, वो क्या करती है ना, उसका प्रवर्तन करनी है, वो नियम बनाने वगैरह का कार्य करती है, और उसका क्या ना, वो जुर्माना लगा सकती है वगैरह, ये सारे काम प्राधिकरण कर सकती है। तो ये किससे संबंधित होंगे, तो जो भ्रामक विज्ञापन है, अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं, जिसमें उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वहाँ वो जुर्माना लगा सकती है उसके ऊपर। लेकिन वहीं परिषद का कार्य क्या होगा, परिषद का कार्य है जागरूकता फैलाना। ठीक है, लोगों को जागरूकता देने की ये आपका अधिकार है और इसका उल्लंघन हो रहा है ऐसे ऐसे, और ये काम परिषद करेगी। तो परिषद क्या है ना, सिर्फ संरक्षण और संवर्धन कर सकती है, जानकारी दे सकती है, जागरूक बना सकती है। लेकिन प्राधिकरण क्या है ना, एक नियमित निकाय है, वो क्या उसका प्रवर्तन भी कर सकता है। ये मोटे तौर पे इसका अंतर है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद तीनों स्तर पे होगी, जिला, राज्य, केंद्र पे। लेकिन प्राधिकरण सिर्फ केंद्र में होगा, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ना मोटे मोटे तौर पे हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलेगा अपने को उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ठीक है, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, ये देखने को मिलता है। एक तो हमें को देखने को मिलेगा जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है ये, और तीसरा हमें देखने को मिलेगा केंद्रीय प्राधिकरण। इन तीनों चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है, इसमें क्या है ना, जिले में जिला कलेक्टर होगा, राज्य में जो हाई कोर्ट का या इनका जो न्यायाधीश रह चुका है वो अध्यक्ष होगा, और केंद्र में भी जो आयोग होगा उसका, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जज रह चुके हैं वो उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्योंकि आयोग क्या है ना, किसी भी विवाद पे फैसला देने का कार्य करता है। ठीक। अब दूसरी चीज़ हो गई उपभोक्ता संरक्षण परिषद। उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है ना, एक ये क्या है, सलाहकारी निकाय है। ठीक है, तो इसमें सलाह देने के लिए कौन होगा, तो जो संरक्षण परिषद राज्य में होगा तो राज्य का जो मंत्री है वो उसका अध्यक्ष होगा, केंद्र में तो जो उसका केंद्र का मंत्री है वो उसका अध्यक्ष होगा, और जिले में क्या, जिला कलेक्टर है वो इसका अध्यक्ष होगा। तो संरक्षण परिषद और आयोग में ये अंतर है। ये एक सलाह का कार्य करती है परिषद, जिसमें अध्यक्ष उसके मामलात का जो मंत्री होगा वो, और जो आयोग है उसमें क्या ना, निर्णय देने होते हैं। तो इसमें क्या, कौन निर्णय कौन दे सकता है, जज दे सकता है। तो उसके अध्यक्ष वगैरह कौन होंगे, जज होंगे। ये थोड़ा याद रखना। केंद्र में उम्र सदस्य की कितनी होगी, 68 साल, और अध्यक्ष की 70 साल। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा ध्यान है। अब प्राधिकरण है, प्राधिकरण का क्या है ना, प्राधिकरण क्या है, एक नियामित निकाय है। वो क्या है ना, जुर्माना लगा सकता है, कोई भी प्रवर्तन करवा सकता है किसी फैसले का। तो उसमें क्या है ना, उसमें एक अध्यक्ष कौन होगा, आयुक्त होगा। जो भी केंद्र में आयुक्त रहता है वो उसका अध्यक्ष होगा। तो प्राधिकरण के आयुक्त की जो नियुक्ति है ना, वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मोटे मोटे तौर पे जो धारा 2 की उपधारा है, इससे 1-2 से संबंध 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पढ़ना है कि कौन सी उपधारा में किस शब्द की परिभाषा दी गई, और जो अगर परिभाषा पूछेगी कि इसका अर्थ क्या होता है, तो वो हमें सामान्य विवेक से उसका उत्तर देना है। बाकी अध्याय के नाम याद होने चाहिए, 7 अध्याय क्या क्या नाम है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन तो आ चुका है कि राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी, तो मुख्यतः शायद ना आए, लेकिन आ सकता है। तो भाई देख लेना, 9 अगस्त 2019 को उसकी मंजूरी मिली थी। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे जेएनयू में, उसमें क्या क्या था, एक तो परिवादी की परिभाषा पूछी थी कि भाई परिवादी की परिभाषा क्या हो सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी, तो 9 अगस्त 2019 को मिली थी। अध्याय 6 का नाम पूछा था, उत्पाद दायित्व किस अध्याय में है, तो अध्याय 6 में था। ठीक है, और एक पूछा था नकली माल, तो नकली माल क्या है, धारा 2 की उपधारा 43 में नकली माल की परिभाषा दी गई है। और एक पूछा था चोट की परिभाषा से क्या तात्पर्य है, तो चोट की परिभाषा ये भी उसमें पूछा था। तो सामान्य ये पूछे थे। अब इन 5 प्रश्नों के आधार पे ये पूरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पढ़ा है, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा। मैंने
जानकारी वाला एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर पूरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की PDF डाल चुकी है। एक बार अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं तो जितना पढ़ाया है इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 3 से 4 सवाल आराम से सही हो जाएंगे। 1-2 सवाल के लिए आप सबसे कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा अनुच्छेद, इतनी ज़्यादा परिभाषाएं, इतनी ज़्यादा उपधाराएं आएगी, तो आप पॉलिटी, एडवोकेट एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इन सब में कंफ्यूज ना हो जाए। एक ही समय में अगर सारी चीज़ें आएगी तो कन्फ्यूजन आ जाती है। तो इस चीज़ से बच के जितना है उतना आराम से सिंपल पढ़िए। 5 में से 3 सवाल अगर सही हो रहे हैं तो हंसी खुशी उसको ले लेना चाहिए।